सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 13 जून। और आज हम लोग 13 जून से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस से और डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फटाफट से एक बार 12 जून के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जैसा कि साथ ही लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी लोकसभा चुनाव 2024 में जीतने वाली सबसे कम उम्र की जो आदिवासी महिलाएं ये कौन बनी थी। नाम था इनका साथी प्रियंका जारकी होली। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी किस देश के उपराष्ट्रपति जिनका नाम था सोलिस चिलीमा, इनका भी विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। तो ये सभी मलावी के उपराष्ट्रपति थे सोलिस चिलीमा, और इनका क्या है कि विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। हाल ही में भी ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया था, तो वेलायम सुबैया को। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे, नाम इनका मोहन चरण मांझी। राजीव जो तारानाथ है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध वाद्य यंत्र के वादक थे, तो सरोद वादक थे। और ये साथी जो राजीव तारानाथ है, ये अली अकबर खान के शिष्य थे। किस यूरोपीय देश की संसद को अभी भंग कर दिया है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने। मौद्रिक नीति जो समिति है, इसने भी किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अब परिवर्तित रखा है, तो 6.5% पर। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि भारतीय जो थल सेना है, इसके भी जो नए प्रमुख है ये कौन बने हैं, तो उपेंद्र द्विवेदी, जो कि 30 जून से कार्यभार संभालेंगे। भारत और किस देश के बीच में अभी एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है JMAX-24 ये शुरू हुआ था, तो ये जापान के अंदर ही शुरू हुआ है, भारत और जापान के बीच में। ग्रामीण विकास मंत्री का पदभार किसने संभाला था, तो शिवराज सिंह चौहान ने। और महिला एवं बाल विकास मंत्री का पदभार किसने संभाला था, तो अन्नपूर्णा देवी ने। अब आज के पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो आज का साथी आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी माननीय जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, ये आप लोग सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अभी 30वीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। और ये भी साथियों किस देश की प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ये पहली विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं साथियों भी इटली की। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो 13 जून को क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अभी 50 में जो G7 शिखर सम्मेलन है इसमें भाग लेने के लिए इटली के अपुलिया जा रहे हैं। क्योंकि साथ ही जो इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जियो मेलोनी, इन्होंने मोदी जी को अभी आमंत्रित किया है। और जो 50वां G7 शिखर सम्मेलन है ये 13 से लेकर 15 जून तक इटली का जो अपुलिया है, यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम फसानो शहर, यहीं पर आयोजित किया जाएगा। इससे अगर आप लोगों से पहले वाला पूछे कि 49वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो जापान के हिरोशिमा में। अब बात करते साथ G7 के बारे में, तो याद रखिए जो G7 है ये विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसका गठन हुआ था साथियों 1975 के अंदर। लेकिन साथियों जब इसका गठन हुआ था 1975 में, तब इसका जो नाम है ये G6 था। बाद में साथियों इसमें 1976 में जो कनाडा देश है ये शामिल हो गया, तब इसका नाम G7 पड़ गया। और वर्तमान में इसमें 7 सदस्य देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी कौन सी जो राज्य सरकार है ये एक विशेष प्रवासी भारतीय NRI सेल स्थापित करेगी। तो ये साथियों काफी ज्यादा अच्छा इनिशिएटिव है हरियाणा सरकार के द्वारा। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल जो हरियाणा सरकार है इसके द्वारा भी विशेष नॉन रेजिडेंट जो इंडियन यानी कि NRI है इस सेल की स्थापना की जाएगी। अच्छा, स्थापना हरियाणा सरकार इसकी क्यों कर रहा है, क्योंकि सभी विदेशों में रहने वाले जो हरियाणा के मूल निवासी हैं इनकी शिकायतों का समाधान किया जा सके, और इसमें विदेशों में जो हरियाणा के लोग हैं इन्हों के हितों की रक्षा करने में भी मदद मिले। बात करते साथ हम लोग हरियाणा के बारे में, तो याद रखिएगा साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये भी नए ही बने थे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।
गठन हुआ था हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा और जो पंजाब है इसकी कॉमन राजधानी है चंडीगढ़। राज्यपाल मैंने आपको कई बार पढ़ाया कि हैं बंडारू दत्तात्रेय। और अब साथ ही हम लोग सभी राज्य की लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को डिस्कस करते हुए चलेंगे साथ में। क्योंकि साथ ही अभी भारत में क्या है कि लोकसभा के चुनाव हुए, तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में 100% लोकसभा सीट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, हरियाणा में लोकसभा की सीट कितनी है तो 10, राज्यसभा की सीट है 5, और विधानसभा की सीट कितनी है तो 90। और एक क्वेश्चन साथी अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा था कि अभी हरियाणा सरकार जो है ये वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे साथियों स्टार मार्क के करिएगा। अभी जो FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप है 2025, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये क्वेश्चन साथियों इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी जो मेजबानी है ये भारत करने वाला है। आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। हालांकि साथियों अभी इसका जो शेयर है ये फाइनली डिक्लेयर नहीं किया गया है। खाली अभी आप लोग को इतना ही याद रखिएगा कि 12 दिसंबर 2025 में FIH हॉकी जो पुरुष जूनियर विश्व कप है इसकी मेजबानी करेगा। अब एक बार पहले हम लोग FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 के बारे में कंप्लीटली पढ़ लेते हैं। तो याद रखिएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ होस्ट कंट्री कौन है, तो अपना प्यारा भारत। किस महीने में आयोजित किया जाएगा तो दिसंबर महीने के अंदर। इस बार संस्करण कौन सा रहने वाला है तो 14वां संस्करण है। और इस बार साथ सबसे ज्यादा अधिक टीमें भाग लेंगी जो कि 24 टीमें भाग लेने वाली है। भारत में इससे पहले पिछले संस्करण कब आयोजित किए गए थे तो सबसे पहले 2013 के अंदर नई दिल्ली में, इसके बाद 2016 में किया गया था लखनऊ के अंदर, और लास्ट टाइम 2021 में किया गया था उड़ीसा के भुवनेश्वर में। भारत ने पुरुष जूनियर विश्व कप अब तक 2 बार जीता है। एक तो जीता था 2001 के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, और लास्ट टाइम जीता था 2016 में जब लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। यदि आप लोग उससे पूछे कि सबसे सफल टीम कौन सी है FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप जीतने वाली, तो ये जर्मनी है जिसने 7 बार इस टाइटल को जीता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। मुख्यालय का है तो लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तो यह विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में साथ जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ के भी मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए साथी, मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरे देश में लोकसभा के चुनाव थे, लेकिन 4 ऐसे राज्य थे जिनमें विधानसभा के भी चुनाव थे। वही 4 राज्य कौन कौन से थे तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर। जिसमें से साथ जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे पेमा खांडू, ये तीसरी बार अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और इनको साथ ही BJP विधायक दल की बैठक में इनके नाम पर मोहर लगा दी गई है। क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 96 सीटों पर क्या है कि जीत दर्ज की थी, और पेमा खांडू को क्या है कि निर्विरोध विधायक चुना गया था। बात करते हैं हम लोग साथियों अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में आज हम लोग कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। पहले आप लोग मैप में देखिए अरुणाचल प्रदेश को। जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत में कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है तो मात्र साथ ही इसके 2 राज्यों के साथ सीमा लगती है। एक तो लगती है असम के साथ और दूसरी लगती है नागालैंड के साथ। लेकिन इसके जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये 3 देशों के साथ लगती है। एक तो भूटान, दूसरी ये सीमा साझा करता है चीन के साथ, और तीसरी इसकी सीमा लगती है म्यांमार के साथ। अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था तो 20 फरवरी 1987 को। मुख्यमंत्री आपको बता चुका हूँ पेमा खांडू। राज्यपाल कौन है तो केवल त्रिविक्रम पंडा है, और राजधानी ईटानगर। लोकसभा की सीट यहाँ पर साथ ही 2, राज्यसभा की सीट है 1, और विधानसभा की सीट कितनी है तो 60। जिलों की संख्या पूछे तो 25 यहाँ पर जिले हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 2 फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो नमदफा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य के बारे में बात करें तो जितने भी साथी लोक नृत्य में आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारे के सारे SSC के एग्जाम में पूछे हुए हैं। जिसमें से जो पॉपुलर लोक नृत्य है ये अभी रिसेंटली पूछा गया था 2030 के SSC GD के एग्जाम में। बांडू छम नृत्य ये भी पूछा गया SSC GD के एग्जाम में। और जो बोइया नृत्य है ये अभी रिसेंटली पूछा गया था SSC CGL के एग्जाम में।
त्योहार के बारे में बात करें तो सबसे फेमस त्योहार याद आपको याद रखिएगा मोपिन, क्योंकि ये अभी रिसेंटली पूछा गया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 2023 वाले में। तो आप लोग मोपिन को तो याद रखेंगे ही, लेकिन साथ साथ जो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है, तो ये और याद रखिएगा। बाकी के खाली आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, लेकिन आप लोगों को मोपिन और पक्के पागा जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इन दोनों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र जो बंदरगाह है ये कौन सा बना है? तो ये साथी वन लाइनर क्वेश्चन है, खाली आप लोगों से इतना ही पूछेगा कि भी वर्ल्ड बैंक के जो कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक है 2023 इसमें टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र जो बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह बना है, तो आप लोग याद रखेंगे। इसमें साथ जो मुंद्रा पोर्ट है ये टॉप 27 में शामिल रहा है, लेकिन खाली आप लोगों को एक ही नाम याद रखना है, विशाखापट्टनम बंदरगाह का। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी दुनिया भर में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है ये 2024 में कब मनाया गया है? तो अभी साथ जो यूनाइटेड नेशन है इसने 11 जून को पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया है 2024 के अंदर, तो ये आप लोग याद रखेंगे। यदि आप लोग इसे पूछे कि इसका विषय क्या है तो खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो हर साल ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, और ये साथ जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये भारत में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को समर्पित है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा था पिछले महीने कि शांति और विकास के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को। अब एक बार हम लोग जून महीने के सारे डेज को रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले सबसे 9 जून से हम लोग बात करते हैं। तो 9 जून को मैंने आपको पढ़ाया था कि जो विश्व प्रत्यायन दिवस है यानी कि वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे ये कब मनाया जाता है? तो 9 जून को। 8 जून से मैंने आपको पढ़ाया था वर्ल्ड ओशन डे यानी कि विश्व महासागर दिवस। इसके पहले मैंने आपको 7 जून को पढ़ाया था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। उससे पहले मैंने आपको 5 जून को पढ़ाया था विश्व पर्यावरण दिवस। फिर पढ़ा था मैंने आपको 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 2 जून से मैंने आपको पढ़ाया था तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस, और 1 जून को पढ़ाया था कि जो विश्व मिल्क दिवस है ये 1 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे सारे डबल स्टार मार के कर लीजिएगा, डेफिनेटली एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अभी जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है 2024 ये जारी कर दी गई है। इसमें भारत की जो रैंक है ये भारत किस स्थान पर पहुंच गया है किस पर? तो इस बार साथियों भारत क्या है कि 2 स्थान है सब के सब का 129वें स्थान पर पहुंच गए, तो आप लोग याद रखेंगे। पिछली बार साथियों भारत क्या है कि इसमें 127वें स्थान पर था, और 2024 के अंदर भारत इसमें आ गया है 129वें स्थान पर। आप लोगों से ये जरूर पूछ सकता है कि ये जो इंडेक्स है ये जारी किसके द्वारा की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। शीर्ष स्थान वाले देश की बात करें तो इसमें आइसलैंड है पहले स्थान पर, और 140 देशों में आखिरी स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो सूडान। अब साथियों आज मैं आपको 2024 के अंदर हम लोगों ने जितनी भी इंडेक्सेस पढ़ी हैं मैं आपको सारी की सारी रिवीजन कराने वाला हूं, तो आप लोग सभी इंडेक्स को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले साथियों मैंने आपको यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है यानी कि यूएनडीपी इसके द्वारा 2 इंडेक्सेस जारी की गई थी, और दोनों मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। एक तो मैंने आपको पढ़ाई थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक, जिसमें भारत रहा था 134वें स्थान पर, और भारत ने एक स्थान में सुधार किया था। पिछले बार भारत इसमें 135वें स्थान पर था। और दूसरी मैंने आपको पढ़ाई थी लैंगिक असमानता सूचकांक, जिसमें भारत 108वें स्थान पर पहुंच गया है। वैश्विक जो बौद्धिक संपदा सूचकांक है 2024 इसमें भारत है 42वें स्थान पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पढ़ी थी, इसमें भारत है 159वें स्थान पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत है 85वें स्थान पर। फिर हम लोगों ने पढ़ी थी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत था 126वें स्थान पर। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत है 51वें स्थान पर। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत था 10वें स्थान पर। और अभी मैंने आपको 24 मई को ही पढ़ाई थी जो वैश्विक यात्रा पर्यटन सूचकांक है, इसमें भारत कौन से स्थान पर आए? तो 39वें स्थान पर।
अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुहेलबा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह भी किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनने जा रहा है? ये बनेगा साथी उत्तर प्रदेश का। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो सुहेलबा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसे 1998 के अंदर क्या है कि एक अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो ये किन स्थानों पर फैला हुआ है? तो श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिले के अंदर। और कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 452 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। अच्छा, ये 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो बाकी के और 4 कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? तो एक तो सतीश दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तीसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, और चौथा कौन सा है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व, जिसे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था, रानीपुर टाइगर रिजर्व को। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर कुछ हम लोग क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि भी 54वां भारत का टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। 53वां मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि रानीपुर टाइगर रिजर्व बना था उत्तर प्रदेश के अंदर। और यदि आप लोगों से पूछे कि भारत का पहला जो बाघ रिजर्व है ये कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट, जैसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ये कर दिया साथी 2025 वर्ष को। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या है कि 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। और 193 जो सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसने 7 जून 2024 को इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। हालांकि साथियों, इससे पहले जो संयुक्त राष्ट्र है, इसने 2025 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और गिलीशिया संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया था। 2024 वाला और याद रखिएगा, तो 2024 को अंतर्राष्ट्रीय जो कैमलिड्स है इसका वर्ष घोषित किया गया था, यानी कि ऊंटों का वर्ष। ये आज का साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अभी एटीपी रैंकिंग में विश्व में नंबर 1 बनने वाले पहले जो इतालवी खिलाड़ी है ये कौन बने हैं? ये बन चुके हैं साथियों इटली के जानिक सीनर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। पहले साथियों आप लोग इमेजिन देखिए एक बार, ये साथियों इटली के जानिक सीनर। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष सिंगल का खिताब जीता था, इटली के जानिक सीनर ने। एक बार आप लोग बाकी के नाम और देख लीजिए, जैसे कि आरना सवालेंका, इन्होंने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला सिंगल का खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता था? तो इटली के जानिक सीनर ने। कार्लोस अलकराजा का नाम अभी मैंने आपको पढ़ाया 2 दिन पहले ही कि इन्होंने भी फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है, जो कि पहली बार जीता है। और ईगा स्विएटेक ये पोलैंड की स्टार टेनिस खिलाड़ी है, और इन्होंने भी फ्रेंच ओपन 2024 में महिला सिंगल का खिताब जीता है। ये आज का साथियों को क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारत के किस युवा टेनिस खिलाड़ी ने अभी हेल ब्रोनर नेकर कप टूर्नामेंट में जीत हासिल की है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।